विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जितने जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके पेपर में, वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से सबसे पहले इसमें जानना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, अब ये है क्या चीज जानिए। जब आपके कुछ विशेष प्रकार के धातुएं, जैसे हम क्या कह सकते हैं इसमें, सीजियम। ठीक, एक इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। जब आपके कुछ विशेष प्रकार की धातुएं हैं जैसे सीजियम, इन पर जब क्या पड़ता है लड़कों, प्रकाश, इस पर क्या पड़ेगा, आपका प्रकाश पड़ता है, तो होगा क्या कि इस पर प्रकाश पड़ने के बाद जब इस धातु पे पड़ेगा तो इसमें से उत्सर्जन होगा किनका, इलेक्ट्रॉनों का। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव कुछ नहीं है, ये आपका है जब किसी धातु के पृष्ठ पर, ठीक है, सभी में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि लोहे में आप डाल दोगे तो लोहे पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। कुछ विशेष प्रकार की धातुएं होती हैं, और कौन सी धातुएं हैं ये भी बता देंगे। ये सीजियम जो है ऐसी धातुएं जिनका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होता है। परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, उसमें कोष क्या होंगे लड़कों, बहुत ज्यादा होंगे, कोषों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इस तरह अगर ऐसे हम मान लें तो यहां पर एक चीज तुमको पता होगी कि ये नाभिक होता है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस, तो ये प्लस चार्ज है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लड़कों यहां पर है, जैसे अगर कोई छोटा हम तत्व लेंगे, जैसे कॉपर ले लिया तो 29 उसका परमाणु क्रमांक है, तो उसके में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास में होगा। जब इलेक्ट्रॉन पास में है तो इस नाभिक द्वारा वो क्या होता है, बंधा होता है। तो इस पर अगर आप प्रकाश पड़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकल सकता। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आप चाहो कि नाभिक के पास वाला निकाल दें तो उसके पास वाला आप नहीं निकाल सकते। इससे निकल कौन सकता है, जो आपके सबसे दूर हो। इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा इस नाभिक से क्या है, उतना ही ये कमजोर रूप से बंधा होगा। ठीक है, अब ये कमजोर रूप से बंधा हुआ है तो इस पर प्रकाश पड़ने का मतलब है कि इसको ऊर्जा दिया जाएगा। तो जब इसको ऊर्जा दिया जाएगा तो सीधे से वो क्या चला जाएगा, बाहर। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास में होता है वो क्या होता है, इससे बंधा रहेगा। इससे जब बंधा रहेगा लड़कों तो इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर बहुत सारे कोष हैं, ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो बाय इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे कमजोर रूप से बंधा होगा, और जब कमजोर रूप से बंधा होगा तो ये आसानी से क्या है, उसके साथ निकल जाएगा। इसीलिए सीजियम ये हमेशा ऐसे तत्वों में देखा जाएगा जिनमें जो है कोषों की संख्या ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है लड़कों, कि अगर किसी धातु के पृष्ठ पर, ठीक है, किसी धातु के पृष्ठ पर अगर प्रकाश पड़े और उसमें से कौन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्योंकि प्रकाश की वजह से निकला है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक, अब इसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या कर दे, किसी परिपथ से जोड़ दिया जाए, यानी यहां ले जाकर के क्या है, किसी परिपथ में इसको जोड़ दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इसका मतलब इसमें वैद्युत धारा भी आएगी। भाई वैद्युत धारा का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे। तो यहाँ पे ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर इस तार में क्या होने लगेंगे, प्रवाहित होने लगेंगे। तो जब प्रवाहित हुए तो इसका मतलब इसमें एक धारा भी आएगी लड़कों। तो इस धारा को केवल धारा ना करके क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा। तो प्रकाश वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी दो चीजें उत्पन्न होंगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन और प्रकाश वैद्युत धारा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, पेपर के हिसाब से इसमें जितनी चीज हम लिख रहे हैं और याद रखना है। और जैसे इसमें आपको याद रखना है लड़कों, देहली आवृत्ति, उसके बाद याद रखना है देहली तरंगदैर्घ्य, और तीसरी चीज आपको याद रखना है लड़कों, कार्य फलन। ये तीनों एक ही जैसे हैं। ये आपके जो पेपर में जो है एक एक नंबर में पूछ सकता है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, और कार्य फलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए देहली आवृत्ति को ऐसे समझ सकते हैं, हमने यहाँ पे बताया आपको कि प्रकाश अगर धातु पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्या हम कोई सा भी प्रकाश डाल दें
कोई सा भी प्रकाश अगर डाल देते हैं तो क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? जैसे अगर आपका मान लीजिए हमने सोलर सेल देख रखे हो ना, तो सोलर सेल पे अगर क्या करें, टॉर्च मारे, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो रीजन क्या होता है, उससे ना निकलने से और आपके जो है जो धूप है, सूर्य की रोशनी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कारण ये होता है कि एक आवृत्ति होती है, जो आपका प्रकाश जो है उसकी एक आवृत्ति होगी। आवृत्ति से अगर आप ऊपर का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां आपने अगर न्यूनतम लगाया है आवृत्ति में, तो तरंग दैर्घ्य में आप क्या लगाएंगे? अधिकतम। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यानी ये होगा अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, और ये क्या होगा? न्यूनतम आवृत्ति। ठीक, अधिकतम तरंग दैर्घ्य और न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे। अब कार्यफलन क्या होता है? याद रखना, कार्यफलन लड़कों ऊर्जा होती है। ये क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो कार्यफलन फलन की अगर आपसे परिभाषा पूछता है तो हम कहेंगे भाई, क्योंकि देखिए जब प्रकाश, अगर मान लीजिए ये प्रकाश है और ये प्रकाश इस धातु पे गिर रहा है, ठीक है, तो इस प्रकाश के अंदर तीन चीजें होंगी। एक आवृत्ति होगी जो कि देहली आवृत्ति हो गई, एक तरंग दैर्घ्य होगा जो कि देहली तरंग दैर्घ्य हो गया, और उस पर ऊर्जा भी तो होगी। ठीक है, उस प्रकाश में क्या होगी? ऊर्जा भी होगी। तो ऊर्जा से क्या बन जाएगा आपका? कार्यफलन। इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी धातु के पृष्ठ से वह ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दे, वो क्या कहलाएगा? कार्यफलन। तो तीनों एक ही जैसे हैं, बस अंतर यही है कि आपको इसमें भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इसमें भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इसमें भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। खाली आपको आगे जो है दो वर्ड्स अलग जोड़ने हैं। देहली आवृत्ति में क्या कहेंगे आप? न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे। तरंग दैर्घ्य में क्या कहेंगे? अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे। और कार्यफलन में कहेंगे वह ऊर्जा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे। तो ये तीनों में से कोई एक पूछने का जो है आपका चांस होता है। देहली आवृत्ति को देखिए लड़कों, हम लोग आवृत्ति को हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो देहली आवृत्ति है तो यहाँ न्यू नॉट होगा। ठीक, तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये लैम्डा नॉट होगा। ठीक, लैम्डा नॉट से। और कार्यफलन को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ फाई होगा। और इस फाई की वैल्यू जो होती है वो HC अपॉन लैम्डा ना होकर लैम्डा नॉट होगा, क्योंकि यहां पर तरंग दैर्घ्य चाहिए हमें, देहली तरंग दैर्घ्य। तो कार्यफलन को हम फाई से प्रदर्शित करेंगे, HC अपॉन लैम्डा नॉट लिखा होगा। ये लैम्डा नॉट देहली तरंग दैर्घ्य है, और म्यू नॉट जो है आपका क्या है? देहली आवृत्ति है। इसके बाद आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। अब ये ऐसा एक टॉपिक है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये 100% आने वाला टॉपिक है। ठीक है, ये आप देखेंगे अथाह बार पूछा जा चुका है, मतलब 100% ये आने का बहुत पूरी संभावना है। और ये क्या है? भले नाम में लिखा हुआ है समीकरण, लेकिन ये है थ्योरी ही। इसमें आपको कुछ थ्योरी लिखनी होती है, थ्योरी लिखने के बाद उस पर आप क्या है डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, वही प्रकाश वैद्युत समीकरण है। क्या किया था, जो आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपने पढ़ा कि इस पर प्रकाश डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो इसी को बताया था, इसी को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें यही होगा कि वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, और क्या चीज बताया? दो तीन पॉइंट बताएं, वो आप ध्यान से सुने। उन्होंने बताया कि ये जो आपका प्रकाश है, ये जो आपका प्रकाश है, ये जब ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश जो है ये आ रहा है, तो ये सतत रूप में नहीं आता, यानी कंटिन्यूअस रूप में नहीं आता है। ये ऊर्जा के छोटे छोटे, तो इसको हम कहेंगे ऊर्जा के छोटे छोटे
पैकेट या पैकेट को आप कह सकते हैं बंडल में आता है। इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में आता है और इस पैकेट का उन्होंने नाम बताया कि इस पैकेट का नाम फोटान है। ठीक, इस पैकेट का नाम फोटान है और इस पैकेट के अंदर, अब जैसे आप मार्केट से जाएंगे पैकेट लेके आएंगे तो उसके अंदर कुछ भरा होगा ना, चिप्स का पैकेट है, चिप्स भरा हुआ है, ठीक है, खाने का पैकेट, उसमें खाना भरा हुआ है। तो उसी तरह ये ऊर्जा का पैकेट है, तो इसके अंदर क्या भरा होगा, ऊर्जा भरा, यानी ये फोटान के अंदर ऊर्जा है। और कितनी ऊर्जा है, याद रखिएगा, E बराबर hc अपॉन लैम्डा, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है। प्रत्येक पैकेट को हम लोग फोटान कहते हैं और फोटान की ऊर्जा E बराबर hc बाई लैम्डा होती है। यहां पर कुछ चीजें याद रखिएगा, H को हम कहते हैं प्लांक नियतांक, ठीक है, इसकी वैल्यू होती 6.6 गुणे 10 की घात -34। C क्या है, प्रकाश की चाल है, 3 गुणे 10 की घात 8 होती है। और ये लैम्डा आपका क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रकाश है। अब होता क्या है कि जब ये एक पैकेट इस पृष्ठ पर पड़ेगा, ठीक है, ये पैकेट जाकर मान लीजिए इस पृष्ठ पे आया और ऐसे करके पड़ा, तो अब इसकी जो ऊर्जा होगी, है ना, इसकी ऊर्जा होगी, वो क्या होगा, इसकी ऊर्जा इस धातु के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी ऊर्जा कौन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो पूरी इसकी ऊर्जा जब भी इस धातु पे पड़ेगा, तो धातु पे पड़ा तो पूरी ऊर्जा किसने ले ली, एक इलेक्ट्रॉन ने ले ली। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब आपको अगर ऊर्जा मिल जाए, ऊर्जा का मतलब होता है जैसे अगर आप ऊर्जा या एनर्जी मिले, ऊर्जा को आप समझ सकते हो जैसे पैसा से, आपको पैसा मिला तो आप परेशान रहेंगे कि उसको कहाँ खर्च करें। तो वैसे ही जब आपके पास ऊर्जा होती है किसी व्यक्ति के पास, तो वो उसको खर्च करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब खर्च करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन परेशान है कि भाई इसको कैसे खर्चा करें, कैसे इसको यूज में लाएं। तो ये इसको याद रखिएगा, दो काम में यूज करेगा, दो काम में यूज करेगा। पहला काम क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धातु के नीचे सतह पर है, सबसे पहले तो ये कोशिश करेगा कि हम एकदम पृष्ठ पे चले जाएं। तो यानी पहला काम जो करेगा कि वो धातु के पृष्ठ पर आने में खर्च करेगा। और दूसरा चीज, अगर इसको पृष्ठ पे आया, अब इसको प्रवाहित होना है, आगे जाना है, तो ये क्या करेगा, आगे आपको चलने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग करना होता है। तो दूसरा भाग ये खत्म करता है गतिज ऊर्जा में, ठीक है। यानी ये क्या होगा, धातु के पृष्ठ पर आने में आधा भाग खर्चा कर दिया और आधा आपके गतिज ऊर्जा में खर्चा कर दिया। तो ये इस तरह आपका जो है दोनों ऊर्जाओं को खत्म करता है। और इलेक्ट्रॉन पहले सतह से पृष्ठ पर आया और पृष्ठ से फिर गतिज ऊर्जा मिल गई, तो क्या हो गया, इससे निकल गया और प्रवाहित होने लगा। तो अब इसी चीज को अगर हम थोड़ी से गणितीय रूप में लिखें तो देखिए, जो फोटान की लड़कों ऊर्जा थी, किसकी ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, वो दो कामों में खत्म हुई है, एक पृष्ठ पर आने में और दूसरा गतिज ऊर्जा लाने में। तो अगर फोटान की ऊर्जा पृष्ठ पर आने में और गतिज ऊर्जा में खत्म, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी ऊर्जा मिल जाना चाहिए ना। तो फोटान की ऊर्जा कितनी होती लड़कों, hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा। पृष्ठ पे लाने के लिए अभी परिभाषा पढ़ रखे हो कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो इसका मतलब ये कार्यफलन हो गया। और गतिज ऊर्जा को हम चाहे ई के लिख सकते हैं या हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका समीकरण मिल गया इस तरह, इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। तो आपको इतनी ही थ्योरी लिखने के बाद आपको क्या है, ये समीकरण लिख देना है इस तरह, ठीक है। अभी इसी समीकरण में सवाल लगेगा, वो किस तरह लगेगा वो अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आप शुरू से क्या लिखिएगा, जब आएगा ये तो यही लिखेंगे कि वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की नियम की व्याख्या करी। उन्होंने किस तरह व्याख्या की, उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों में आया है,
बंडल की प्रत्येक ऊर्जा कितनी होती है, hc/λ, और उस बंडल को हम फोटान कहते हैं। अब ये फोटान किसी धातु की पृष्ठ पर गिरेगा तो उससे ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है ऊर्जा, तो वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा, तो वो दो भागों में खर्च करता है। पहले भाग में धातु के पृष्ठ से सतह पर आने में, और दूसरा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो यही हम इसको, अगर फोटान की ऊर्जा दो रूपों में खत्म हुई तो दोनों को अगर जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो hc/λ पृष्ठ पे आने के लिए हम लोग कार्यफलन कहते हैं, यानी फाई, और गतिज ऊर्जा को हम हाफ mv² कहते हैं, तो हाफ mv² इसमें हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया। ठीक है, समझ आया। अब इसी में यहीं पे एक चीज और देख लेंगे, यहीं से एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सा बनता है। वो कैसे बनता है, देखिए ये जो hc/λ है इसको हम ऐसे लिखेंगे, कार्यफलन का फार्मूला लिख देंगे hc/λ0, और इस गतिज ऊर्जा को EK भी लिख सकते हैं। तो यहां से इस EK की वैल्यू अगर निकालें तो ये वाली चीज जब इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, अब EK को हम लोग याद रखिएगा, EK को हम एनर्जी को EV भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर में था, EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी होगी, तो ये EV हो गया। इस V को हम कहेंगे, याद रखना, ये भी पूछता है, ये कहेगा निरोधी विभव होता है, ये निरोधी विभव होता है। यहां से अगर हम लोग क्या करें, इस Hc को कॉमन ले लेते हैं तो 1/λ माइनस 1/λ0 हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जिस पर हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। अब इसमें देखो लड़के कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बोला कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताइए या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए, तो आप प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन लिखेंगे, यानी इससे पहले वाला जिसमें धातु की पृष्ठ पर एक प्रकाश पड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि वहां पर एक नियम पूछ रहा है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। के नियम का मतलब होता है कि 3-4 नियम की बात कर रहा है वो। ठीक है, या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, यहां पे आप लिख सकते हैं नियमों की व्याख्या। तो नियमों की व्याख्या का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही बता देंगे। नियमों का मतलब होता है 2-4 नियम होंगे कम से कम। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या होते हैं, नियम होते हैं 2-4, और उनकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है, यानी उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो मान के चलें 4 नियम हैं, ये 4 या 5, कहीं कहीं पे 4 हैं, 2 को एक में मर्ज कर दिया है तो 4 हो गए, और अगर दोनों को अलग अलग कर दिया तो 5 हो गए। इतने नियम लिखने हैं, अगर आप दोनों को मिला के 4 बातें बतानी होती वो बता देंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, पहला नियम देखो, समझते जाओगे अगर तो लिख ले जाओगे। ठीक है, नहीं समझोगे तो फिर रट्टा मारो। जैसे पहला नियम की बात हम कर रहे हैं लड़कों, अच्छा ये बताओ, यहां से अगर प्रकाश आ रहा है तो इसका मतलब फोटान आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर इसकी इस प्रकाश की हम तीव्रता बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, तीव्रता बढ़ा दें, तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तीव्रता का मतलब समझ सकते हो। जैसे ठंडी के समय में धूप जो है थोड़ी सी है, आराम से आप 8-9 बजे 10 बजे धूप में बाहर बैठे हुए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है स्किन को। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी तीव्रता क्या है, कम है। अब यही आप मई जून के महीने में 10-12 बजे बैठ जाओ ऐसे करेंगे तो क्या होगा, पूरा जल भुन जाओगे, काले हो जाओगे। ठीक है, तो उसका अर्थ यही होता है कि तीव्रता बढ़ाना। वहां प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है इसलिए आप जो है नहीं बैठ पा रहे हैं। यहाँ ठंडी में प्रकाश की तीव्रता क्या है, कम है। तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब होता है कि धूप को आप तेज कर दें। तो बताइए, अच्छा ये बताइए, तीव्र धूप और कम तीव्र धूप में क्या अंतर होगा। तीव्र का मतलब तेज है, लेकिन जो साइंस वाली भाषा में है, यहाँ फिजिक्स की भाषा में कहेंगे कि अगर तीव्रता बढ़ने का मतलब है कि ये जो फोटान है वो ज्यादा आ रहे हैं, वो फोटान आपके शरीर पे गिर रहे हैं तो उसकी एनर्जी से आपको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तीव्रता कम है तो बड़ी देर में फोटान गिर रहा है, तो आराम से गिर रहा है तो एनर्जी आप आराम से क्या है उसकी सह सकते हैं, ऐसा ना। तो ये होता है कि अगर आप तीव्रता बढ़ा देंगे, सुनिए, अगर आप किसी प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं
तो जल्दी जल्दी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें बढ़ेंगे तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यानी पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा था तो आपने क्या किया, इसकी तीव्रता बढ़ा दी तो ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यानी इनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इसकी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है जैसे अगर ये प्रवाहित जिस वेग से हो रहे थे, जितनी स्पीड से, वो तार में प्रवाहित उसी दर से होंगे। लेकिन होगा क्या, मतलब तेज का मतलब होता है निकलेंगे नंबर ऑफ प्रकाश इलेक्ट्रॉन ज्यादा। यानी पहले एक निकला था और यहां से प्रवाहित हो रहा था, अब 4 निकलेंगे लेकिन प्रवाहित उसी दर से होगा। इसी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का पहला नियम। ये कहता है कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं तो निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आया? यानी प्रकाश की तीव्रता जो है बढ़ाने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में निकलते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में निकलेंगे लेकिन इनकी जो गतिज ऊर्जा है, जो स्पीड है, जो तार में प्रवाहित होने की दर है, वो उतनी ही रहेगी। तो इसी को अगर शॉर्ट में कहा जाए तो कहेंगे कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अगर ऐसे रट्टा मार के आप पढ़ सकते तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा बोलेंगे कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन्स ज्यादा आपके इस पर पड़ेंगे, धातु पर, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही होगी। यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समान होती है, एक ही जैसी होगी। उसका फर्क किस पर, तीव्रता पर नहीं पड़ता है। तो ये कौन सा नियम है, पहला नियम है। दूसरा नियम इसका क्या कहता है, पहला नियम तो बता दिया कि जो तीव्रता है वो गतिज ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ती। तो गतिज ऊर्जा पर प्रभाव कौन पड़ाएगा, यानी गतिज ऊर्जा किससे बढ़ेगी? तो याद रखिएगा, तीव्रता से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आप क्या बढ़ा देंगे, उस प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपके उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, आपके आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम याद रखिएगा, अभी सब इकट्ठा लिखेंगे। तीसरा नियम जो आपकी देहली आवृत्ति की हमने परिभाषा बताई है, वही उसका तीसरा नियम है। ठीक है, देहली आवृत्ति की परिभाषा लिख देनी है। यानी देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है लड़कों, देहली आवृत्ति की परिभाषा होती है कि किसी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे, देहली आवृत्ति कहलाती है। उससे कम पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, जो इससे पहले हमने बताया था। यानी तीसरे नियम में आपको देहली आवृत्ति की परिभाषा बता देनी। चौथा वाला नियम देखिए, चौथा नियम क्या कहता है। अब देखो, इसमें देखने से हो क्या रहा है कि प्रकाश आ रहा है यहाँ पर, इस पर पड़ा, तो हमने बताया ना कि ये दो काम में उपयोग करेगा, एक इसको सतह पर आने पर, एक दूसरा गतिज ऊर्जा प्रदान करने पर, है ना। तो लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी यहां से ये आया, इस पर पड़ा, इलेक्ट्रॉन नीचे से सतह पर आया, फिर गतिज ऊर्जा प्रदान किया, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। यानी जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ा तुरंत ये प्रोसेस हो गया। यानी इन दोनों कार्यों के बीच में समय पश्चता नहीं होती है। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, समय पश्चता नहीं होगी, इसको हम लिख देते हैं। तो दूसरा वाला क्या बताए थे कि जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। पहला वाला हमने बताया गतिज ऊर्जा किस पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो इन चारों को ही आपको बताना रहेगा। पहली, अब फिर से रिवाइज करेंगे, हम कहेंगे कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर। तीव्रता पर क्यों नहीं निर्भर करती, क्योंकि तीव्रता अगर बढ़ाएंगे तो प्रकाश फोटॉन ज्यादा गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन ज्यादा निकलने का मतलब ये नहीं कि वो तीव्रता के साथ आगे जाएं। ठीक है, समझ आया। दूसरी चीज,
अब तीव्रता पर नहीं निर्भर करेगा तो दूसरा किस पर निर्भर करेगा, याद रखना, गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगा, तो आवृत्ति पर निर्भर हो गया। तीसरा नियम हमें देहली आवृत्ति की परिभाषा लिख देना है लोगों को। देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या है आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, यानी कम से कम उतने पे उत्सर्जित होंगे, उसके आगे भी उत्सर्जित होंगे लेकिन उससे कम पे संभव नहीं होगा, कि मिनिमम है वो, ठीक है। यानी कोई सामान अगर मिल रहा है तो मिनिमम 100 रुपए का मिल रहा है तो कोई आपको 95 का नहीं देगा, लेकिन आप 200 का 2 ले सकते हो, 300 का 3 ले सकते हो, 400 का 4 ले सकते हो ना, यानी उससे ज्यादा पे मिलेगा लेकिन उससे कम पे नहीं मिलेगा। अब तीसरी बात, चौथी बात ये बताया जाता है कि फोटान के पड़ने, इलेक्ट्रॉन के निकलने, इन दोनों के मध्य कोई भी समय पश्चता नहीं होता, यानी इनमें समय नहीं लगता, ये तुरंत वाला प्रोसेस है। अब 1 सेकंड भी नहीं देखेंगे कि तुरंत हो गया, ठीक है। यानी अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे सर समय नहीं लगता, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, कोई भी काम करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। वो लगता है लेकिन वो इतना कम होता है, इतना कम होता है 10 की घात -3 सेकंड। तो क्या 1 सेकंड वैसे भी पलक झपकाते हो जाता है, तो 10 की घात -3 यानी 1 सेकंड का मान के चलो 1000वां भाग, तो क्या उस समय को हम लोग देख सकते हैं, उस समय को कुछ कर सकते, नहीं कर सकते। तो वो इतना होता है कि वो समझ लीजिए एक तरीके से नगण्य होता है, उसको गिना नहीं जा सकता, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यही आप लिखेंगे कि समय पश्चता नहीं होता है। आपसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम पूछेगा तो आप लिखेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम निम्नलिखित हैं, और ये चारों बातें उसमें बता देंगे। आपसे पूछता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो पहले वाला बताएंगे, प्रकाश के पड़ने, इलेक्ट्रॉन निकलने और सारी चीजों को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन आपसे कहता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करिए, तो याद रखिएगा नियमों का मतलब होता है कि यही 4 नियम जो हमने आपको बता दिए इसको बताना है, तो इसमें गलत करके नहीं आना है। आइंस्टीन वाला और इन दोनों में से पक्का कोई ना कोई आएगा, और एक आ भी सकता है और हो सकता है दोनों आ जाए, कभी कभी मिला के दे देता है। प्रकाश का आइंस्टीन समीकरण लिखिए, उसके आधार पर इनके नियमों की व्याख्या लिखिए। आपके अंशार्ड में आप देखेंगे तो पूरा है, तो वहां पे आपको ये चारों नियम भी लिखना है, आइंस्टीन वाला भी लिखना है, तो 5 नंबर आप पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या है रखना है। पेपर से पहले थोड़ा सा क्या है रिवीजन करना रहेगा। पेपर के पहले इतना तैयार हो जाओ कि केवल आपको केवल सरसरी निगाह से देखना रहे बस, ऐसा नहीं कि वहां बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अरे अब प्रकाश वैद्युत जब किसी प्रकाश के उत्सर्जन से, अरे ऐसा करोगे तो इंटर का सिलेबस इतना ज्यादा है कि तुम पूरे दिन परेशान हो जाओगे, तब वो 2 पार्ट से ज्यादा नहीं याद होगा। इसलिए पहले मेहनत करे रखेंगे, पहले मेहनत करेंगे, वहां पे केवल देखना रहेगा कि भाई हाँ क्या क्या चीज हम भूल सकते हैं, केवल भूलने वाली चीजें 10-12 चीजें उसको हम एक बार रिवीजन करेंगे। फार्मूला रिवीजन करेंगे, सुन लो, फार्मूला रिवीजन करेंगे, और दूसरा चीज हर चीज का मात्रक रिवीजन करेंगे, जो डिफिनीशन है वो रिवीजन करेंगे केवल। अब वहां बैठ के लगाने नहीं लगेंगे सवाल, तो जितनी प्रैक्टिस करना वो आप पहले ही पेपर से पहले प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ घर पे आप गलती कर सकते हो, घर पे आप भूल सकते हो सारी चीजें, लेकिन पेपर में अगर भूल जाओगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ नहीं लगा पाया, फिर से कॉपी पलटा, फिर से देख लिया, सारी चीज हो गई। लेकिन पेपर में पता चला बैठे हैं वहां याद नहीं आ रहा है फार्मूला, तो क्या उसको बदल लोगे? नहीं, वो पूरी जिंदगी जो है याद रहेगा कि ये वाला पढ़े होते तो 5 नंबर 1% और ज्यादा हो। दूसरा जो है आपका वो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। इस डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पे या तो फार्मूला लिखने को आएगा, सुन लो, इस डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में या तो फार्मूला लिखने को आएगा या तो उस पर सवाल आएगा, ज्यादा चांस है सवाल का है, ठीक है। अब डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है याद रखिएगा, देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कुछ नहीं है, हमको इसमें ऊर्जा को ऊर्जा के बराबर रखना है, ठीक है, ऊर्जा को ऊर्जा के बराबर। देखिए फोटान की ऊर्जा क्या होती है लड़कों, hc/λ, ये आप पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद फोटान की ऊर्जा हो गई hc/λ, और प्रकाश से ही निकला है ना वो, और प्रकाश की ऊर्जा कितनी होती है, E = mc², ठीक है। तो यहां से C से C काट दिया हमने, ठीक है। यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू लेंगे तो H/mc हो जाएगा। अब ये C क्या है, ये प्रकाश की चाल है, किसमें, ये प्रकाश की चाल किसमें है, निर्वात में। अब अगर इस चाल को हम लोग किसी माध्यम में देखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू H/mc को छोड़कर हम चाल ही ले रहे हैं तो V लिख लीजिए। तो पहला फार्मूला लड़कों ये होता है आपका,
लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। पहला फार्मूला आपको याद रखना है। अगर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का वो फार्मूला लगाना हो जिसमें वेग दिया हो और द्रव्यमान दिया हो तो एच अपॉन एम वी लगा देंगे। इसी को शुरू से पढ़ते आ रहे हो कक्षा 9 से, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर होता है mv। तो अगर इस mv को यहां रख दिया जाए तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन पी। अगर आपको केवल संवेग दे रखा है और तरंग दैर्घ्य निकालना है तो लेमडा अपॉन h अपॉन पी रखेंगे। वेग दिया होगा तो ये वाला सूत्र रखेंगे। ठीक है, अब इसी में एक और होगा, देखिए। अच्छा ये बताइए, E यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर लड़को इस हाफ एम वी स्क्वायर में हम ऊपर m से गुणा कर दें और नीचे m से गुणा कर दें तो E इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा लड़को m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ऐसा क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया ताकि E इक्वल्स टू एम वी को तो हम जानते हैं P होता है, द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है, तो E हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से P स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू E। अगर आप इस E पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे K लिख देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा। तो P स्क्वायर बराबर 2m E हो जाएगा। यहां से अगर लड़कों P की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 2m E हो जाएगा। तो इस P की वैल्यू को हम कहां ले जाकर रख दें, इस वाले में। तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m E हो जाएगा। एक फार्मूला गतिज ऊर्जा और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में ये होता है। अगर आपसे एक नंबर में पूछता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध लिखिए, तो आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा है और यहाँ पर ई के क्या है, आपका गतिज ऊर्जा है। तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। और जरूर बताइए कि जहां लेमडा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य एच प्लांक नियतांक, हाँ सीधा सूत्र, वो अगर क्वेश्चन वैसा पूछेगा, सीधा सा एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध लिखिए, तो वो लिखने को बोल रहा है तो हम सीधा लिख देंगे, इसको बता देंगे जहां पर लेमडा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, एच आपका क्या है, प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू लिख देंगे, एम द्रव्यमान है, ई के गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होता है। तीसरा सूत्र यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरा हो गया। एक और सूत्र याद रखना होता है लड़कों, एक और कौन सा याद रखना होता है, देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। लेमडा इक्वल्स टू एच अपान अंडर रूट 2m, ई के को हमने बताया है, आप लिख सकते हो ई कैपिटल वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वी क्या है लड़कों, ये चाल नहीं है, याद रखिएगा, ये विभव है, बड़ा वी लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, विभव हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा है, एच प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है ना, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, ई की वैल्यू भी फिक्स होती है। तो जब सवाल हम लगाएंगे तो इतना तो सब कुछ फिक्स है, बदलेगा क्या, केवल वी। तो अगर ऐसा करें कि पहले ही इस सब वैल्यू को कैलकुलेट करके रख लेते हैं ताकि पेपर में कैलकुलेट करना ना पड़े, तो हम करेंगे क्या, देखिए लेमडा की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34 अंडर रूट के अंदर 2, एम का मान 9.1 गुणे 10 की घात -31, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और वी को हम केवल वी लेते हैं। याद रखिएगा यहां पर इतनी वैल्यू अगर आप हल कर लेंगे तो आता है 12.27, बचेगा अंडर रूट कैपिटल वी। एक बात याद रखना, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर ये अपने आप एंगस्ट्राम में आता है। एंगस्ट्राम होने का मतलब है कि जितना भी इसका कैलकुलेट करके आया उतना आप एंगस्ट्राम लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका केवल विभव और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में संबंध है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के ये 4 आपके फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4। इन चारों में से किसी न किसी पे आपको क्या सकता है, न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत तगड़ी है। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, एंगस्ट्रॉम केवल इस वाले में होगा, सब में नहीं होगा, सब में मीटर होगा। यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁻10 इधर बचता है अपने से, बाकी किसी में 10⁻⁻10 नहीं बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एंगस्ट्रॉम लगाया है। और आप जब लिखेंगे केवल इस फार्मूले का प्रयोग करते समय आप एंगस्ट्रॉम में उत्तर देंगे, बाकी यहाँ पे सब तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का मतलब मात्रक उसका मीटर होता है, तो इस सब में आप मीटर देंगे, केवल इस स्पेशल वाले में एंगस्ट्रॉम, इसीलिए यहाँ पर हमने एंगस्ट्रॉम लिख दिया है। ठीक है, क्लियर। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य भी ये क्या हो गया आपका, खत्म हो गया, इस पूरे चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है, इतना आपके लिए पेपर के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब इतना पूरा आप पढ़ लेंगे तो इसमें से क्वेश्चन छूटना ही नहीं। अब इसके न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, तो इन्हीं पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपके, 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाकी आप वो सब पढ़ा रखें, आप रिवीजन करेंगे। लास्ट का समय बचा हुआ है तो रिवीजन के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक न्यूमेरिकल पूरा, जितने न्यूमेरिकल है 40-50 तो आपको करवाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम करवा दे रहे हैं। अगर कोई पेपर आपका जो है टफ आता है तो ये हमेशा याद रखना, जैसे हमने पेपर पढ़ा, कोई ऐसा पेपर है कि 100 में से 100 आ रहा है, ठीक है, तो पूरा आप पढ़ लिया आराम से। किसी पेपर को आपने पढ़ा देखा, यार जो हम पढ़ रखे थे उसमें से तो कुछ आया ही नहीं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा देखा देखा लगे, बाकी सारा जो है कुछ एकदम एग्जैक्ट फंसे ही ना, एग्जैक्ट उसमें से आए ही ना। तो हमेशा याद रखना, वहां पर अगर जो बच्चा जो है डर गया उस पेपर को देकर तो उसके एकदम खराब नंबर आएंगे, और जो बच्चा नहीं डरा, ठीक है, तो उसके अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि दिमाग में हमेशा याद रखना कि अगर पेपर टफ आया है तो वो दुनिया के हर स्टूडेंट के लिए टफ है। ऐसा नहीं कि जो अगर तुम्हारा पेपर तुमने सब कुछ पढ़ के तैयारी करके गए और वहां पे देखे यार हमको कुछ आ ही नहीं रहा है तो बगल वाले को 100 में से 100 का आ रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पेपर टफ है तो वो हर बच्चे के लिए टफ है, दुनिया के इस हर एक एक लड़का जिसने भी तैयारी करी है उसके लिए टफ है। और अगर आपके लिए इजी है तो फिर दुनिया के सब लड़कों के लिए इजी है। तो वहां काम आएगा कि कितना अच्छा आप लिख देंगे, कितनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग है, कितना अच्छा आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं, लिखने के तरीके पे नंबर मिलेगा। और अगर एग्जाम टफ आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर उस एग्जाम टफ में फिर दिमाग में हमेशा याद रखना कि हम बताएंगे दुनिया का हर लौंडा उसमें दब जाएगा, हर लड़का जो परेशान रहेगा। तो बस आपको डरना नहीं, जितना तुम लिखोगे उतना ही दूसरा भी लिख के आएगा। अगर दूसरे के 80 में से 100 में से 80 आएंगे तो तुम्हारे भी 80 आ सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है आपके डे ब्रॉगली या डी ब्रॉगली जो भी आप बोले, ठीक है, उस पर आने का चांस है। पहला तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पे ही आएगा। देखो ऐसे कहेगा, किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है यानी बराबर। किसकी? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। पहले तुमको दे दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण की क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर है, तो उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, ऐसे करके सवाल पूछेगा। कण यही रहेंगे, अल्फा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीन में से पूछता है, दो का भी पूछ सकता है। तो जरा ध्यान से देखो, और ऐसा किसी में भी आ सकता है। इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, किसी भी चैप्टर का उठा के दे सकता है। पहले आप ये देखिए कि इसमें किसके किसके बारे में रिलेशन बताया है। तो पहला तो बताया है गतिज ऊर्जा, और दूसरा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य वाला फार्मूला कौन सा है। अगर वो फॉर्मूला पता कर गए तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला नहीं पता करे तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m_e_k, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2m_e_k हो गया। अब इसमें देखिए क्या चीज समान बोल रहा है और क्या चीज कांस्टेंट हो सकता है। तो जरा देखिए, h होता है प्लांक नियतांक, ये कांस्टेंट है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये 2 कांस्टेंट है, इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। रूट भी कांस्टेंट है, दोनों में रूट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यमान क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण का बराबर होता है,
अलग होता है। द्रव्यमान जो है अल्फा कण, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। जो चीज फॉर्मूले में अलग होगी सबके लिए उसको आप नहीं काट सकते। तो जब ये अलग है तो मास लेंगे, और गतिज ऊर्जा अलग होती है लेकिन यहां पर बोल दिया समान है, तो इसका मतलब ईके से भी मतलब नहीं है। पूरे फार्मूले में हमें लेमडा से मतलब है और यहां से एम से। अब जरा देखिए, लेमडा ऊपर है, एम नीचे है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा रिलेशन। यानी जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, ऐसा कर गया। तो अब हमको इतना सोच कर ही बताना है। अब द्रव्यमान अगर आप सबको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻⁻⁻⁻, इसका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये भी क्या होता है kg। और अल्फा कण का होता है 3.2 × 10⁻, 4 प्रोटॉन के बराबर, तो 4 × 1.67 × 10⁻⁻27। याद रखिएगा, अल्फा कण पे जो द्रव्यमान होता है 4 गुणे प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इसका अगर 1.67 है तो उसका 4 गुना इसका होगा अल्फा का, और इसका 9.1 होगा। अब जरा हमें ये एक चीज ये बता दो, यहां 9.1 है, यहां 1.67 है, किसका द्रव्यमान ज्यादा हुआ? प्रोटॉन का ज्यादा हुआ। क्यों? नंबर से कोई मतलब नहीं है, पावर देखिए, यहां पावर में -31 है। -31 का मतलब ऐसे समझा करो कि मेरे ऊपर -31 रुपया, माइनस का मतलब उधार चाह रहे हैं, और कोई व्यक्ति 27 रुपया उधार चाह रहा है, तो ज्यादा अमीर कौन हुआ? जो कम उधार चाह रहा है। यानी 27 उधार चाह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 27 वाला ज्यादा हो गया। तो याद रखिएगा, ये क्या है? ज्यादा है, ये क्या है? कम है। और इतना तो इसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन 4 गुना है तो ये और ज्यादा हो गया है। कितना हो गया? और भाई अगर ये ज्यादा है, उसका 4 गुना हम करेंगे तो और 4 गुना ज्यादा हो जाएगा कि नहीं है? तो 4 गुना ज्यादा। यानी अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद उससे ज्यादा प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा किसका? अल्फा का। तो बताइए यहां पर तरंग दैर्घ्य जो है किसकी सबसे कम होगी? जिसका मास सबसे ज्यादा है। मास सबसे ज्यादा किसका है? अल्फा कण का। तो हम कहेंगे अतः अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। यानी सबसे कम का मतलब सबसे न्यूनतम होगी। समझ में आया भाई? फार्मूले में सब कुछ समान बोला था, काट दिया, केवल एम से और लेमडा से रिलेशन मिल गया। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होने का मतलब होता है कि उल्टा रिलेशन होगा। ये अगर बढ़ा तो ये कम, ये कम हुआ तो ये बढ़ा। तुमसे कम पूछा था कि ये चीज किसकी कम आएगी, तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, एम सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका आएगा। एम सबसे ज्यादा, अब इसमें आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण। अल्फा कण पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा है तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। लिख दिया उत्तर में कि अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, देहली तरंग दैर्घ्य सबसे कम। ये सवाल दे रखा है, इसको हम कैसे लगाएंगे? ये अनुपात वाले सवाल हैं, ठीक है, जिनमें आपको किसी चीज का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। जरूरी नहीं कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन आए, किसी चैप्टर से आएगा। अनुपात वाला अगर सवाल आता है तो हम ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए लगाना कैसे रहेगा। यहां कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, इनको समान विभव से त्वरित किया गया है। यानी हमको एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें विभव भी होना चाहिए और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात बताना है। तो एक हमने सवाल बताया था, आपको याद करिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m × E k। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना होगा लड़कों? E k को तोड़ना पड़ेगा विभव के रूप में। तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m। EV तब लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होती है। अगर किसी और के बारे में बात होगी तो E उसका आवेश ही तो है, तो यहां हम लिख सकते हैं QV। Q माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो EV लिख दिया। अगर कोई और कण है तो हम Q यानी आवेश को Q लिख देंगे।
तो चाहे इलेक्ट्रॉन होता है तो ईवी, और अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोई और है तो वहां पर क्यूवी लिख देंगे, तो 2m क्यूवी हो गया, 2m क्यूवी। अब इस सवाल में फिर देखिए आप ध्यान से कि क्या क्या चीज समान हो सकती है, उसको काट देंगे हम। देखिए ये तो निकालना ही है तो इसे नहीं काट सकते, h की वैल्यूज कांस्टेंट होती, काट दिया हमने, 2 भी कांस्टेंट होता है, काट दिया हमने, कह रहा विभव समान किया गया है, काट दिया हमने, ठीक है, इसको काट दिया। अब जरा ये बताइए क्या द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है? नहीं, तो नहीं काट सकते इसको। क्या आवेश दोनों का बराबर होता है? नहीं काट सकते, क्योंकि आवेश दोनों पे अलग होता है। तो इसलिए हमको केवल क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को ऐसे लिख दो, 1/√m इंटू क्यू। अब एक चीज याद रखना, यहां रूट मत काटिएगा, क्योंकि हमको दोनों पे अनुपात निकालना है तो रूट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, एक चीज हमने तुमको बताई थी कि इस पूरे फार्मूले में अगर 1/2 लगाना है तो कैसे लगाते हैं, देखिए λ1/λ2 ऐसा लगा दिया। तो यहां पर रूट लगा है तो रूट लगा लीजिए ऐसे, ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब उल्टा है। तो जब इधर आपने 1/2 लगाया है तो इधर 2/1 लगाना पड़ेगा, और क्यू में भी क्या लगाना पड़ेगा, 1। अब ये चीज होती है, याद रखिएगा, अगर यहीं पे ऊपर होता तो 1/2 उसमें भी लगाते, अगर सीधा संबंध तो 1/2, अगर उल्टा संबंध तो 2/1 ऐसा, अगर इधर 2/1 करते थे तो 1/2, उल्टा करना पड़ेगा हमें, ऐसा हो गया। अब यहां पर बहुत बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/2 क्या है। तो अगर आप 1/2 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो यहां पर एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, तो 1 को आप प्रोटॉन कह दीजिए, 2 को आप अल्फा कण कह दीजिए। तो 1 को आपने प्रोटॉन कहा और 2 को क्या कह दिया, अल्फा कण। तो इस तरह अगर लिख देंगे तो और आसान हो जाएगा कि अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1/2, जल्दी जल्दी में लड़के 1/2 लिखा होते हैं और कंफ्यूज हो करके 1 इलेक्ट्रॉन था लिख दिया, 2 की जगह इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन अल्फा है तो इस पे अल्फा प्रोटॉन ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए निकालना है हमको, ये वैल्यू चाहिए, तो इसको आप इसी तरह छोड़ दीजिए, मास ऑफ अल्फा, अल्फा पर 4 मास प्रोटॉन का होता है, अल्फा कण पर प्रोटॉन का 4 गुना द्रव्यमान होता है, तो 4 mp लिख दिया, और ये मास ऑफ प्रोटॉन को आप मास ऑफ प्रोटॉन ही लिख दो ऐसे करके। आवेश, ठीक है, अल्फा कण पर आवेश बताइए कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2 प्रोटॉन के बराबर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश तो सेम होता है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन के बराबर बताए चाहे केवल प्लस माइनस का अंतर होता है, यहाँ प्लस माइनस से कुछ लेना देना ही नहीं। तो यहाँ पर अब ये क्यूपी ही लिखे रहिएगा आप लोग। अब जो कट रहा है काट दो, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा, 4 दूनी 8, अंडर रूट के अंदर 8 और 1, यानी √8 रेशियो 1। अंडर रूट 1 का मतलब होता है 1, तो अंडर रूट 8 अनुपाते 1, ये किसका अनुपात आ गया, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है। देखो इसी पे एक और क्वेश्चन, 500 वोल्ट विभव या विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन जो है एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत ये आएगी कि 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फार्मूला एकदम सिंपल सा लगेगा, h अपॉन नहीं सॉरी 2.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, ये निकलेगा। भाई इसमें क्या बोल रखा है कि 500 वोल्ट विभवांतर से, तो केवल विभवांतर दिया है तो केवल विभवांतर वाला सूत्र लगाएंगे। अब इसमें सिंपली जो आप क्या करेंगे, 12.27 रूट अंडर v का मतलब होता है रूट अंडर कितना दिया है 500। अब यहाँ दिक्कत ये आती है, अगर ये एकदम इजी है, यानी जैसे ऐसे वैल्यू दे दिया कि 100 वोल्ट,
तो उसका रूट तो आप निकाल लेंगे, आ जाएगा 10, है ना। अगर आपसे आ गया 500 625 तब भी आप निकाल लोगे कि वो 25 का होता है। 225 वोल्ट आ गया यानी पूरा पूरा स्क्वायर रूट आ गया, तब तो इजीली आप निकाल सकते हो। लेकिन अभी 500 किसका रूट है, ये कैसे क्लियर होगा। तो इसमें भी याद रखिएगा, इतना समय अपने पास नहीं है, एक नंबर में सवाल आएगा या 2 नंबर में, इतना समय नहीं दे सकते इसके साथ कि हम इसको पहले बैठ के आराम से रूट निकालें और फिर रूट निकाल के फिर उसको इजिली डिवाइड करें। देखिए कैसे लगाएंगे हम, इस 500 के आसपास का हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट देखना पड़ेगा। तो 500 के आसपास रूट जाओ, देखो 20 का होता है 400, 21 का होता है 400 कितना 41, 22 का होता है 484, तो 22 का होता है 484 और 23 का होता है कितना 529। तो याद रखिएगा कम से कम स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। अगर खूब कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं तो 30 तक याद होना चाहिए। तो ये 484 और 529 के बीच में है कि नहीं। और देखो इधर से 84 में उधर 16 जोड़ोगे और इसमें 29 है, लगभग में आधे के आसपास आ रहा है। तो इसका रूट हम अप्रोक्सीमेट मानेंगे कि ये 22 पॉइंट, चाहे 5 मान ले, चाहे 5.6 मान ले, या 5.4 मान ले, या 22.6 भी आप मान लोगे तो गलत नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या आ गया 22.6। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे इतना अपॉन 22.56 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 12 है और ये 22 है, 12 दूनी 24 के आसपास है कि नहीं है, तो यानी 0.5 के आसपास उत्तर आएगा। तो डायरेक्टली या तो आप पूरा पूरा काट के दे दें, यानी पूरा पूरा काट दें, या फिर आप ऐसे लिख दें 0.55 लिख सकते हैं, 0.57 लिख सकते हैं, 0.56 लिख सकते हैं, 0.58 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इतने में से कोई भी वैल्यू जो है आपकी मान ली जाएगी। अगर आंसर इसका 0.56 आता है तो अगर आप 57 लिखेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि जानता है यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है और एग्जैक्ट में ये इसके आसपास है, ठीक है। तो आप कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी उत्तर दे देंगे। जैसे हमने 0.56 दिया तो 0.56 एंगस्ट्रॉम ऐसे करके दे के चले आएंगे जल्दी से। अगला सवाल है, देखिए 2 तरह के चांसेस हैं सवाल आने के, ठीक है। पहला दहली तरंग दैर्घ्य का और दूसरा ये प्रकाश वैद्युत समीकरण का। अब इसको देखिए इसमें कैसे सवाल करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल में आएगा ये। यहाँ पे देखिए एक पदार्थ की दहली तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। हमें बातों को सुनिए और लिखिए। एक पदार्थ की दहली तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। अब दहली तरंग दैर्घ्य है, हमने अभी बताया है कि लैम्डा नॉट होता है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब जानते हो 10 की घात -10। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू याद रखिएगा, जब इधर हम डेसिमल के बढ़ते हैं यानी एक जीरो को छोड़ेंगे तो एक प्लस होगा, प्लस होगा तो -10 में से एक प्लस हुआ तो -9, इधर आया तो -9, इधर आया तो -8, इधर आया तो 7। तो यहाँ लिख देंगे 6 गुणे 10 की घात -7। अब ये किस में आ गया लड़कों, मीटर में। कह रहा है इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालेंगे, यानी लैम्डा की वैल्यू है 5 गुणे 10 की घात -7 एंगस्ट्रॉम में दिया है। डायरेक्ट इसको इस तरह कर देंगे। आपसे कह रहा है उत्सर्जित, यहाँ पे है उत्सर्जित फोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ई के। तो देखिए प्रकाश वैद्युत समीकरण लड़कों क्या था, Hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू फाई प्लस ई के। यहां से इस वैल्यू को ई के बराबर अगर लिखेंगे तो Hc अपॉन लैम्डा माइनस फाइव, ई के की वैल्यू Hc अपॉन लैम्डा माइनस Hc अपॉन फाइव की वैल्यू लैम्डा नॉट होती है, ई के की वैल्यू यहां से Hc कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इसको और हल कर देंगे, यहां से नीचे का गुणा क्या होगा, नीचे में होगा लैम्डा लैम्डा नॉट हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा नॉट यहाँ होगा, यहाँ ये हो जाएगा लैम्डा। अब इस फार्मूले पे हमको क्या करना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे निकलेगा, यहां से ई के की वैल्यू निकलेगी, एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34, सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8, लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 10 की घात -7, लैम्डा की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात -7,
ठीक। और नीचे क्या है, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 6 गुणे 10 की घात -7, 5 गुणे 10 की घात -7। अब देखिए जैसे हम बताते हैं वैसे ही करिएगा। ईके की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34, इसकी वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक, यहाँ 10 की घात -7 कॉमन ले लीजिएगा। देखो डायरेक्ट करते हैं, 10 की घात -7 कॉमन लिया, एक बार आया और 6 में से 1 घट गया, 1। 6 पंचे 30 कर लो, और ये 7 कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, पावर हल करनी है। तो नंबर जितने हैं 1 गुने ले लो, 3 गुणे 1 बटा 30 गुणे, अब यहाँ पे देखिए पावर ये -7 था ना, 34 और 7 कितना हुआ, 41। तो ऊपर हो गया अब माइनस का 41, और 10 की घात 8 भी है, और यहाँ 10 की घात -14। अब ये देखिए ये -14 जो है ऊपर जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो 14 और 8 22 हो जाएगा। 6.6 गुणे 3 30, इसको आप करेंगे अगर 10 की घात -19। अब इसको काट दीजिएगा, 3 का 3, 3 दहम 30, 6.6 बटा 10 गुणे 10 की घात -19। इसको आप भाग देंगे 0.66। गतिज ऊर्जा पूछा है, उत्तर जूल में आएगा, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब यहीं पर देखिए एक चीज, ये ईके की वैल्यू है लड़कों, ठीक, किसकी वैल्यू, ईके की। यहीं पर इसमें आगे पूछ रखा है निरोधी विभव भी ज्ञात करें। तो जब निरोधी विभव ज्ञात करना होगा तो हम लोग डायरेक्ट ईके की वैल्यू निकली है 0.66 -19, ऐसे इसको हम ईवी लिख देंगे 0.66 10 की घात 19। इस इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आएंगे, ई नीचे आ गया, ई की वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट जाएगा। 0.66 को 1.6 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड होगा बताइए, यहाँ 2 जीरो बना लिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, 66/160। ठीक है, देखिए जब इधर दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाएंगे। केवल 6 था, एक जीरो लगा लिया तो 2 अंक। हमेशा दशमलव काटने के लिए बराबर जीरो लगा के बराबर डिजिट बना लो। दशमलव से दशमलव काट दिया, ये जीरो आगे वाला कोई महत्व नहीं, 66/160। अब इसको तुम बच्चों की तरह यहाँ पर 66 लिख करके, इसको 160 लिख करके, यहाँ जीरो दशमलव लगा के 660 हो जाएगा। 16 चौके 64 होता है, 640, तो 4 नहीं में चला जाएगा, 640। जीरो 6 में से 4 गया, 2 खत्म हो गया, 1 0 2, तो एक बार में चला जाएगा, तो 160 आगे ले ही नहीं जाना है, तो 0.41 वोल्ट।